जापान को एक माफिया गैंग अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। सन 1881 में इस कहानी की शुरुआत होती है। जापान के कोबे पोर्ट के एक मछुआरों के गरीब परिवार में जन्म हुआ यामागुची हारुकीची नाम के एक बच्चे का। हारुकीची एक मछुआरों के समूह का था जो पोर्ट के लिए मजदूर सप्लाई करने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी चकारियां भी किया करते थे। सन 1915 यामागुची हारुकीची ने सिर्फ 50 मजदूरों के साथ अपना एक गैंग शुरू किया, यामागुची गुमी। इनकी पहचान, हर एक सदस्य के पूरे शरीर में टैटूज गोंधे होंगे और गैंग में भर्ती होने से पहले अपनी वफादारी को साबित करने के लिए हर एक इंसान को अपनी छोटी उंगली कुर्बान करनी होगी। सन 1940 एक गरीब मछुआरे ने शुरू किया यह गैंग यामागुची गुमी सिर्फ कुछ ही सालों में जापान के इतिहास का सबसे खतरनाक क्राइम माफिया सिंडिकेट बन गया, जिसमें 2 लाख गैंगस्टर्स और 5200 गैंग्स शामिल हो गए। ये दिन दहाड़े जापान में प्रोस्टिट्यूशन से लेकर एक्सटॉर्शन, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर इंसानों की तस्करी, हर एक किस्म के इलीगल काम करते थे और पुलिस इनका बाल भी बाका नहीं कर पाती। सन 1955 यामागुची गुमी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर ली, इलेक्शंस भी जीत गए और 1955 में नोबुसुके किशी बन गए इस गैंग के जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर। 1950s के दौर तक जापान के सारे टॉप सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, हर कोई इनकी कठपुतली बन चुके थे, इनके इशारों पर नाचा करते थे। इस गैंग ने जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट्स पर पूरी तरीके से अपना कब्जा मचा लिया था। यहां तक कि 1960s के दौर तक तो जापान में कोई प्राइम मिनिस्टर भी इनकी रजामंदी के बगैर चुना ही नहीं जा सकता था। बट एक काफी आयरॉनिक बात बताऊं, इतने हीनियस क्राइम्स करने के बावजूद भी जापान में एक पुलिस सर्वे हुआ था और तब उसमें यह पता चला कि 10 में से हर एक जापानीज ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि जापान में ये गैंग्स होने चाहिए, वो देश के लिए एक नेसेसरी ईवल है। アンダーグラウンドな世界にいるのかなっていう感じではあります。まあでもなくなっちゃったら、まあ昔からあるんだろうし、釣り合いが保ててればいいんじゃないですか。偉いんだみたいな感じで歩いてたんですけど、今は全然怖いと思ってません。जापान की पुलिस तक खुद इनकी तारीफ किया करती थी। उनके हिसाब से ये शिवलरस, ऑनररी जापानीज ट्रेडिशन के प्रतीक थे। इनफैक्ट उस दौर के कई जापानीज मूवीज में भी इन गैंग्स को एकदम कूल और देश के नेशनल हीरोज जैसे पोर्ट्रे किया गया। सो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट इनके दम पर चल रही थी, उन्होंने ही इस गैंग कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। सो दोस्तों, सुनने में भी ये थोड़ा अजीब लगे, बट जापान में ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि गैंग कल्चर कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। ये तो जापान में पिछले 300 सालों से चलते आ रहा है, जिन्हें उनकी भाषा में यकूजा कहते हैं। 17वीं सेंचुरी में यकूजा करीब 750 गैंग्स का एक माफिया सिंडिकेट था, जो छोटे मोटे जुर्म जैसे चोरी चकारी हो गई, गैम्बलिंग और ड्रग पेडलिंग किया करते थे। लेकिन यकूजास किसी आम गैंग्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। इनके कुछ वैल्यूज थे, कुछ उसूल थे और ये हमेशा एक काफी वेल डिफाइंड हायरार्की में काम किया करते थे। इनमें बॉस को ओयाबुन यानी कि लीडर कहा जाता था और मेंबर्स को कोबुन यानी कि चाइल्ड माना जाता था, जो उनके बॉस के प्रति काफी लॉयल होते थे। इनमें एक रिवाज हुआ करता था कि कोबुन्स अक्सर गैंग ज्वाइन करते ही अपनी छोटी उंगली काटकर अपने ओयाबुन को गिफ्ट कर देते थे, ताकि वो उनके प्रति अपनी वफादारी दिखा सके। आज भी अगर आप देखोगे तो जापान में हर एक यकूजा की उंगली कटी हुई होती है और उनके पूरे शरीर में टैटूज बने हुए होते हैं, क्योंकि यही उनकी पहचान है। लेकिन करंटली जो जापान की सबसे बड़ी यकूजा गैंग है ना, उसका नाम है यामागुची गुमी, जिसकी शुरुआत 20वीं सेंचुरी में एक मछुआरे ने की थी। यामागुची हारुकीची एक मछुआरे थे जो एक छोटे यकूजा गैंग ओशिमा हिडेयोशी के लिए काम किया करते थे। लेकिन फिर 1915 में हारुकीची ने वहां पर काम कर रहे 50 पोर्ट वर्कर्स के साथ मिलकर एक मॉडर्न डे यामागुची गुमी गैंग की शुरुआत की। अब क्योंकि यामागुची गैंग पूरे लेबर कम्युनिटी से बनी थी और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद तो जापान में रियल एस्टेट बिजनेस बूम पर था, तो इस गैंग ने लोगों से कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना और तभी नए बन रहे नाइट क्लब से भी प्रोटेक्शन मनी लेना शुरू कर दिया, जिससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। अब इससे देखते ही देखते यामागुची गुमी गैंग
काफी स्ट्रॉन्ग होते चले गए, लेकिन यहां तक भी ये बाकियों की तरह ही एक मामूली गैंग ही थे अंटिल लेट 1940s, जब इन पर CIA की नजर पड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, तभी एक तरफ एलाइड पावर्स के प्रेशर में आकर यूएस को जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोगों को मजबूरन रिहा करना पड़ा, जिनको उन्होंने इन्वेजन के बाद जेल में कैद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ इसी दौरान यूएसएसआर ने जापान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहां की एक पार्टी JCP को मैसिव फंडिंग देना शुरू कर दी है, जिससे ये पार्टी जापान में तेजी से फैलने लगे और अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने लगे। इससे हुआ ये कि ये आइडियोलॉजी इतनी तेजी से फैलने लग गई कि एक समय में इस पार्टी में सिर्फ 100 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन वहीं पर सिर्फ 2 सालों के अंदर 1 लाख तक ये मेंबर्स स्केल हो गए। यानी कि सिर्फ 2 साल में इनकी पार्टी की मेंबरशिप 1000% से बढ़ गई थी। और इससे हुआ ये कि 1949 के इलेक्शंस में जापानीज जनता ने JCP को इलेक्शंस भी जितवा दिए थे। अब जाहिर है जापान की जनता के बीच कम्युनिज्म की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर यूएस काफी इनसिक्योर हो गया, और इसीलिए फिर तब के यूएस आर्मी जनरल डगलस मैकआर्थर, जो उस वक्त यूएस इन्वेजन के बाद जापान के इंचार्ज थे, उन्होंने पहले तो JCP को बैन करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। दूसरी बात, उन्होंने एक मैसिव एंटी कम्युनिज्म ड्राइव को लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइंड 11,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जॉब से फायर कर दिया। यूएस गवर्नमेंट डेस्परेट थी कैसे भी करके, कुछ भी करके जापान में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, और तभी उनकी नजर पड़ी यामागुची गुमी गैंग पर। उन्होंने सोचा एक ऐसा गैंग जिनके कनेक्शंस जापान के सारे टॉप एलीट से है, जो जापान के ऑलमोस्ट 3/4 एरिया पर राज करते हैं, जिनसे जापान का बच्चा बच्चा कांपता है। अगर हम इन्हें अपने काबू में ला ले तो ये यूएसएसआर के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। और इसीलिए फिर लेट 1950s में CIA ने यूएस गवर्नमेंट के कहने पर याकूजास के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले CIA ने याकूजास के मेंबर्स को अपने पेरोल पर हायर करके उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर अटैक्स करवाना शुरू कर दिया। जैसे उस समय का एक सबसे इनफेमस मात्सुकावा ट्रेन डीरेलमेंट का केस। इसमें CIA के कहने पर याकूजा के मेंबर्स ने एक ट्रेन को ही डीरेल कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। ये करवाने के पीछे CIA का मकसद बिल्कुल साफ था कि वो इस पूरी दुर्घटना का ब्लेम JCP पर डालना चाहते थे, जिससे लोगों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन जाए। इसके बाद CIA ने एक फेमस लेफ्टिस्ट राइटर वटारू काजी, जो कि यूएस मिलिट्री के खिलाफ काफी लिखा करते थे, उनको भी याकूजा गैंगस्टर्स के थ्रू किडनैप करवा दिया और 1 साल तक छोड़ा ही नहीं। CIA ने उन्हें अपनी कस्टडी में रखा और ऐसे वार्निंग्स और भी राइटर्स को भेजे गए। ऐसे कई छोटे बड़े किडनैपिंग्स और अटैक्स यूएस ने याकूजास के थ्रू जापान में एग्जीक्यूट करवाए, जिससे इस गैंग का डर देश में और ज्यादा बढ़ता चला गया। बट यूएस ऑन द अदर हैंड इस पूरे मिशन में काफी पैसे बना रही थी, क्योंकि जो CIA एक तरफ जापानीज आर्मी और पुलिस को निहत्था करने पर तुली हुई थी, वही CIA दूसरी तरफ इन जापानीज माफिया गैंग्स को हथियारों से लैस कर रही थी, जिससे उन्हें उस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा था। बेसिकली CIA याकूजा को US मेड पिस्टल्स बेच रही थी, वो भी महंगे दाम में। मतलब US में जो पिस्टल $100 की मिलती थी, CIA वही पिस्टल याकूजास को $2000 की बेच रही थी। इससे हुआ ये कि CIA के सपोर्ट से याकूजास अब ड्रग स्मगलिंग भी करने लग गए थे, जिससे उस समय याकूजास की तो ऑलमोस्ट आधी इनकम जनरेट हो रही थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जापानीज सोसाइटी में इसका इंपैक्ट इतना बुरा पड़ा कि इस ड्रग स्मगलिंग के वजह से 4 सालों के अंदर ही जापान में ड्रग यूज एकदम से स्केल हो गया। और हाँ, CIA की ये इन्वॉल्वमेंट की मैं जितनी भी कहानियां बता रहा हूं ना, ये सब कुछ CIA के खुद के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में है। CIA खुद से बेसिकली प्राउडली बता रहा है कि उनके वजह से ही याकूजा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग बन पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा CIA was hell bent on eliminating USSR's influence from Japan, और इसके लिए याकूजास जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग का सहारा लेना एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अब जाहिर सी बात है CIA की ये स्ट्रैटेजी काफी सेल्फिश तो बिल्कुल थी, लेकिन इस हरकत ने जापान के इस छोटे से क्रिमिनल गैंग यामागुची गुमी को हथियार और फंडिंग्स देकर एक जायंट बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके याकूजास की एंट्री जापानीज मीडिया में भी होने लग गई। एक्चुअली में 1946 में जैसे ही टाओका काजुओ नाम के एक 3rd जनरेशन लीडर ने इस गैंग की गद्दी संभाली, उन्होंने एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी शुरू कर दी,
इसमें बेसिकली यकूजास फेमस फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी सिंगर्स को हायर करके उनके साथ मूवीज और म्यूजिक एल्बम्स प्रोड्यूस करते थे। यकूजास तब कई सारे फेमस सिंगर्स जैसे मिसोरा हिबारी और तबाता योशियो के साथ काम कर चुके थे। इवन वो कई सारे फेमस स्पोर्ट्समैन को भी मैनेज कर रहे थे, जैसे फेमस जापानीज रेसलर रिकी डोजान। मतलब टाउका कजुओ की लीडरशिप में यकूजास जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम बन चुके थे। जापानीज एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एथलीट्स, सब कुछ यकूजास की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि कई आम लोग उनके साथ जुड़ के ही रातों रात स्टार्स बन गए थे। और जाहिर है यकूजास के पास मूवीज, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक वीडियोस लॉन्च करने के लिए काफी काला पैसा था कि वो मीडिया इंडस्ट्री में लगाकर वाइट करना भी चाहते थे। बिल्कुल कुछ उसी तरह जैसे 1980s और 90s में बॉलीवुड में होता था। डी गैंग्स अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए मूवीज बनाते थे, और जैसे ही मूवीज हिट हो जाती थी उनका इलीगल पैसा ऑटोमेटिकली लीगल बन जाता था। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो उस दौर में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज डी गैंग्स के गुंडों के साथ अक्सर दिखा करते थे। अनिल कपूर, सलमान खान, ऋषि कपूर। कि आपकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई 1988 में, और आप उनके साथ चाय पी रहे थे दुबई में। प्रीति जिंटा ने तो खुद ये कहा था कि उनकी फिल्म चोरी चोरी छुपके डी गैंग ने ही प्रोड्यूस की थी और उन्हें मजबूरन उसमें काम करना भी पड़ा था। And then comes चोरी चोरी छुपके and you were stand and you said that you were getting extortion threats from the Mumbai underworld. इनफैक्ट बॉलीवुड की वजह से भी दाऊद इब्राहिम और गैंग का स्टेटस और दबदबा इंडिया में काफी बढ़ गया था। सो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ जापान में भी हुआ था। जापानीज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़कर यामागुची गुमी गैंग एक फेमस गैंग बन गई थी। लेकिन 1950s के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने यकूजास को लिटरली जनता का हीरो ही बना दिया। एक्चुअली में 1950s में कोबे सिटी में एक दूसरी गैंग सांगोकुजिन गैंग, जिसमें चाइनीज, ताइवानीज और कोरियन शामिल थे, उन्होंने कुछ पुलिस वालों को ही किडनैप कर लिया था। लेकिन जैसे हमने देखा कि पुलिस के पास कोई हथियार नहीं थे और इसीलिए वो लाचार हो गए थे। वो अपने लोगों को तो छोड़ो, वो खुद की जान ही नहीं बचा पा रहे थे, और इसीलिए तभी मजबूरन पुलिस ने भी यामागुची गैंग से मदद मांग ली। इस बात पर यामागुचीज ने भी तुरंत हाँ बोल दिया और उन्होंने सांगोकुजिन गैंग्स पर हमला करके उनको कोबे सिटी से ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। अब इससे दो चीजें हुई, एक, पुलिस यामागुची के फेवर्स के तले दब गए, और दूसरा, सांगोकुजिन गैंग जो जापानीज नहीं थे उनको खत्म करने के बाद यामागुची गैंग की एक इमेज एक नेशनलिस्ट गैंग की जैसे बन गई। लोगों के दिमाग में उनके प्रति एक ऐसा नजरिया बन गया कि यामागुचीज तो अच्छे लोग हैं जो देश के हित में काम करते हैं। लोग लिटरली उन्हें अपना आइडल्स मानने लग गए, अपना हीरो मानने लग गए, क्योंकि इस गैंग ने एक नॉन जापानीज फॉरेनर गैंग को खत्म कर दिया था और अपने देश की हिफाजत की थी। यहां से तो यकूजास की किस्मत पूरी तरीके से ही बदल गई। जापान में अब एक मेजर कल्चरल शिफ्ट आ गया था। वहां पर गैंग कल्चर एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जापानीज यूथ अब पुलिस और आर्मी से ज्यादा एक गैंग पर विश्वास करने लगी थी। खुद यूएस गवर्नमेंट डेटा बताता है कि साल 1958 से लेकर 1963 तक सिर्फ 5 सालों में यकूजा गैंग मेंबर्स 150% से बढ़कर करीब 2 लाख हो गए थे। मतलब आप सोचो, जापान की आर्मी से भी ज्यादा जापानी गैंगस्टर्स बन चुके थे। कई सारे नए नए छोटे बड़े गैंग्स भी खड़े हो चुके थे। इसी दौर में अप्रोक्सीमेटली 5200 यकूजा गैंग्स पूरे जापान में ऑपरेट हो रहे थे, और इन 5200 गैंग्स में से यामागुची गुमी के अंडर ही करीब 500 गैंग्स शामिल थे, जिनके टोटल 9440 एम्प्लॉइज थे। मतलब अगर शॉर्ट में इनका स्ट्रक्चर बताऊं तो यामागुची गुमी का एक टॉप बॉस यानी कि ओयाबुन था, जिसके नीचे 103 बॉसेस थे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के गैंग लीडर्स थे। इस दौर तक यामागुची गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब एक तरह से पूरे जापान पर ही इनका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ चुका था। और यामागुचीज ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी इन टोटल 5000 कंपनीज खोल रखी थी, जिनसे वो सालाना का 10 बिलियन येन्स कमा रहे थे। और ये मैं 1950s की बात कर रहा हूं, भूलना मत। बाय द वे, ये क्रिमिनल गैंग्स इतने ओपनली बिजनेस किया करते थे, बट पुलिस इनकी तारीफ क्यों करती थी? वेल, इसका एक कारण तो ये है कि ये अपने एनुअल प्रॉफिट्स में से पुलिस को भी करीब 500 मिलियन येन का हफ्ता दिया करते थे।
तो अब आप ही बताओ, इतने ज्यादा पैसों के बदले में क्रिमिनल्स की तारीफ करना तो थोड़ा बनता ही है। इस सब से ये बात तो साफ थी कि जापान में यामागुची गैंग फाइनेंशियली स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल हो चुकी थी पूरी तरीके से। पर क्रिमिनल तो आखिर क्रिमिनल ही होते हैं, उनके पास थोड़ी ना लीगल पावर्स होती है। ये कमी यामागुची को भी महसूस हुई और इसीलिए अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने पॉलिटिशियंस को भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। ये उनको प्रोटेक्शन देने में, पॉलिटिकल रैलीज में, पॉलिटिशियंस के ओपोनेंट्स को साफ करने में, डिलीट करने में मदद किया करते थे। लेकिन 1955 में तो यामागुची ने पॉलिटिकल पार्टी ही अपनी खड़ी कर दी, जो बाय द वे आज तक जापान की रूलिंग पार्टी है। इनफैक्ट पार्टी बनाने के कुछ ही सालों में ही इन्होंने अपने कैंडिडेट को पीएम तक बना दिया। फेमस इंडोनेशियन पॉलिटिकल मैगजीन टेम्पो में कवर्ड स्टोरी बताती है कि एक्स जापानीज पीएम शिंजो आबे के दादा नोबुसुके किशी पहले यामागुची के गैंग मेंबर थे और यही आज की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर भी है। एक्चुअली में इस पार्टी के फाउंडेशन की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फेमस यूएस जर्नलिस्ट टिम वाइनर ने अपनी किताब लेगेसी ऑफ एशेस में यह बताया कि जब 1949 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद लेफ्ट पार्टी स्ट्रांग हो रही थी। तब नोबुसुके किशी ने सीआईए की सहमति से और उनकी मदद से भी सारे राइट विंग को एक साथ लाया था और यामागुची गैंग की फंडिंग्स को यूज करके उन्होंने एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की स्थापना की। सीआईए की बैकिंग इतनी स्ट्रांग थी कि अपने पहले ही 1955 इलेक्शंस में एलडीपी फुल स्विंग मेजॉरिटी के साथ जीत गई और गैंगस्टर नोबुसुके किशी बन गए जापान के पहले प्रधानमंत्री जो यामागुची गुमी याकुजास से एफिलिएटेड थे। ये फोटोज आप देख रहे हो, जापान में 1960 से ही याकुजा गैंग्स ऐसे ऑफिसेस खोलकर अपने इलीगल बिजनेसेस ओपनली ऑपरेट करने लग गए थे। यह दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिमिनल गैंग था जो क्राइम करने के बाद ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। यह सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। 1960s में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर जब जापान आने वाले थे, बिल्कुल इसी टाइम पर जापान में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आमतौर पर ऐसे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गवर्नमेंट्स उनके पुलिस फोर्सेस को भेजती है, राइट? लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने यह काम याकुजा गैंग को दे दिया था। 40,000 याकुजा गैंग मेंबर्स ने देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट को दबाया था। आने वाले कई दशकों तक यामागुची गुमी गैंग ने अंधाधुंध राज किया, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जुलाई 1981 में इनकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस साल यामागुची के थर्ड जनरेशन लीडर काजुओ टाओका की मौत हो जाती है। अब गैंग का अगला लीडर कौन बनेगा, इसको लेकर टसल चालू हो जाता है। इस टसल में मसाहिसा ताकेनाका और हिरोशी यामामोटो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग याकुजा लीडर्स, खुद को यामागुची का ओयाबुन बनाना चाहते थे। इस उलझन को सुलझाने के लिए आखिर में 104 सब गैंग के हेड्स ने वोटिंग बिठाई। इस वोटिंग में मसाहिसा ताकेनाका को 57 वोट्स मिले और वो यामागुची का नया ओयाबुन बन गया। खुद की हार से तिलमिलाकर हिरोशी यामामोटो ने अपने साथ 18 सपोर्टिंग गैंग लीडर्स को लेकर इचिवाकई नाम से एक नया याकुजा ग्रुप ही बना दिया। कुछ ही समय में इचिवाकई के साथ 6000 मेंबर्स जुड़ गए, जो यामागुची गुमी के उस वक्त के आधे मेंबर्स के बराबर थे। अब हालांकि यामागुची ने कई अलग अलग हथकंडे अपनाकर इचिवाकई में गए 6000 लोगों में से 3000 लोगों को वापस अपने में शामिल कर भी लिया। लेकिन यह हार यामामोटो से बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए 26 जनवरी 1985 को यामागुची के बॉस ताकेनाका पर हमला करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद यामागुची ने इचिवाकई के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। यह होते ही पुलिस ने यामागुची के ऑफिसेस पर रेड किए और उनके सारे वेपन्स जब्त कर लिए। बट इससे भी वो रुके नहीं, उन्होंने यूएस की मदद से रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स मंगवाए और इचिवाकई के खिलाफ इस जंग को जारी रखा। बस यही जंग जापान के 300 साल पुराने गैंग कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। उस वक्त जापान में 200 से ज्यादा आर्म्ड शूटिंग्स हुए। इस गैंग वॉर के बीच में से आम जनता को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था और अब लोग इन गैंग्स और उनकी आपसी झगड़े से परेशान हो रहे थे। इसके बाद फिर 2 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हुए जिससे जापान की सरकार, जो खुद पहले याकुजास का साथ दिया करती थी, वो अब एकदम से इनके खिलाफ हो गई और एक नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरऑल डेवलप होने लगा। सो 1980s में ना जापान में एक बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा था। लेकिन इस इकोनॉमिक डाउनफॉल में भी याकुजास ने आम बिजनेसेस से प्रोटेक्शन मनी लेना बंद नहीं किया था।
इससे लोग यकूजा से परेशान हो ही रहे थे। फिर इसी दौरान, जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, जापान में ड्रग्स का भी यूजेज काफी बढ़ चुका था और ऊपर से ऐसे दौर में रुकना तो दूर, उल्टा यकूजास ने एक नया सिंथेटिक ड्रग साउथ कोरिया से इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। इससे जापानीज यूथ में ड्रग अब्यूज काफी बढ़ रहा था और देश की जनता का सेंटिमेंट यकूजास के प्रति नेगेटिव होते जा रहा था। यकूजास के बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट को मजबूरन 1992 में एंटी बोर्योकुडान यानी कि एंटी गैंग लॉ पास करना ही पड़ा। यह लॉ पास होते ही जापान में गैंग्स पर हेवी क्रैकडाउन शुरू हो गया। गैंग्स के जो शहरों के बीचों बीच ओपन ऑफिसेस थे ना, उनको बंद कर दिया गया। उनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस थे उन्हें भी सीज कर लिया गया। उनके लीडर्स को जेलों में डाला गया। पब्लिक भी अपने घरों और ऑफिसेस के बाहर जिस तरीके से एंटी यकूजा पोस्टर्स लगाने लग गए, उससे उनके कंप्लीट सोशल बॉयकॉट की एक लहर ही फैल गई। इस सब से बाय द एंड ऑफ 1994 देश की इन टोटल 192 गैंग्स कंप्लीटली खत्म हो गई थी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जापानी सोसाइटी में कई लोग यकूजास को एक नेसेसरी ईवल मानते थे। तो आखिर ये क्यों था? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।